नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन अ हेल्थ फेयर एट द लोकल मॉल and are giving influenza vaccine to senior citizens. What level of prevention are the nurses practicing? नर्सें स्थानीय मॉल में एक स्वास्थ्य मेले में भाग ले रही हैं और वरिष्ठ नागरिकों को इन्फ्लुएंजा का टीका दे रही हैं। नर्सें किस स्तर की रोकथाम का अभ्यास कर रही हैं? ए, प्राइमरी प्रिवेंशन, बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी, टर्सरी प्रिवेंशन एंड डी, क्वार्टनरी प्रिवेंशन। देखिए, बात करते हैं जब भी कोई हेल्थ प्रोफेशनल प्रिवेंशन मीन्स प्रोवाइड करे, वो भी टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का जो उद्देश्य होता है किसी आबादी और या किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाना। तो ये इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीमारी होने से पहले ही उसको बीमारी न होने देना, यही प्राइमरी प्रिवेंशन का उद्देश्य होता है और ये टीकाकरण के द्वारा संभव हो पाता है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन के 3 स्तर होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एक सीरीज के द्वारा आपको दिखाया गया है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, ये 3 होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या है, पहले ली जाती है, कोई डिजीज के पहले एक्टिविटी लेना। और सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि इमीडिएट आफ्टर वायलेंस हैज अकर्ड, कुछ बीमारी आ गई है उसके बाद जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखा जाता है। और टर्सरी प्रिवेंशन में बहुत एक विस्तृत प्रिवेंशन मेथड होता है ये, क्योंकि अब तक जो कोई भी बीमारी है, कोई भी एपिडेमिक है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल चुकी होती है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है कि जब नर्सें स्थानीय मॉल में एक स्वास्थ्य मेले में भाग ले रही हैं और वरिष्ठ नागरिकों को इन्फ्लुएंजा का टीका दे रही हैं, तो ये जो रोकथाम है ये प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नर्सिंग केयर, अगला प्रश्न, नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड दैट इज सपोर्टेड बाय रिलायबल रिसर्च इज नोन एज, विश्वसनीय अनुसंधान द्वारा समर्थित प्रदान की गई नर्सिंग देखभाल को कहा जाता है। ए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, बी, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस, सी, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, डी, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। देखिए, जब बात आती है रोगी की देखभाल के बारे में निर्णय लेने का, और कैसा निर्णय लेना है, एक ऐसा निर्णय जो रोगी के लिए सबसे अच्छा निर्णय हो, तो ये जो निर्णय लिया जाता है ये निर्णय होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, साक्ष्य आधारित निर्णय इसको कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा, सबसे अधिक रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। कौन? एविडेंस बेस्ड, क्योंकि इसमें आपको एविडेंस स्वयं लेने पड़ते हैं, जो भी साक्ष्य वो आपको स्वयं इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्योंकि रोगी से पूछना पड़ता है, रोगी का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी नर्सिंग केयर मानी जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साक्ष्य आधारित अभ्यास, ईबीपी मींस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रोगी देखभाल के बारे में निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें नैदानिक विशेषज्ञता को अनुसंधान से प्राप्त बाह्य साक्ष्य के साथ संयोजित करना तथा रोगी के मूल्यों और परिस्थितियों पर विचार करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिक्रीज्ड mortality by improving sanitation in the battlefields,
रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शन। किसने युद्ध क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करके मृत्यु दर में कमी की, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी और संक्रमण में कमी आई है? ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी क्लेरा बार्टन, सी डोरथी डिक्स, डी लिलियन वॉल्ड। तो एक इसमें महान समाज सुधारक थी जिनका की बहुत अच्छा योगदान है क्रीमियन वॉर में, क्रीमिया युद्ध में, जिसके कारण जो भी वहां सैनिक घायल हुए थे या उनको कई प्रकार की जो भी बीमारियां थी उन बीमारियों में काफी हद तक आराम मिला था। तो इनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1854 में क्रीमिया युद्ध में, जब ये क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल के लिए 38 स्वयंसेवी नर्सों की एक टीम का गठन किया था और उन्होंने इसमें जो भी सैनिक थे उनको कई प्रकार की उस समय बीमारियां थी, जैसे हैजा है, टाइफाइड, पेचिस, और इन बीमारियों से ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। तो इससे संबंधित, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर दिया गया है। Florence Nightingale is known for improving sanitation and reducing mortality rate during the Crimean War by organizing care for wounded soldiers. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल का आयोजन करके स्वच्छता में सुधार और मृत्यु दर को कम करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following are the four basic techniques of physical examination? निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक परीक्षण की चार बुनियादी तकनीकें हैं? ए इंटरव्यू, इंस्पेक्शन, परक्यूशन, रिजोनेंस, बी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परक्यूशन, एस्कल्टेशन, सी इंटरव्यू, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, क्लोजर, डी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, एस्कल्टेशन एंड परक्यूशन। देखिए, जब बात होती है कि टेक्निक की, फिजिकल एग्जामिनेशन के टेक्निक की, शारीरिक परीक्षण करना है किसी पेशेंट का, तो उसमें जो शुरुआत से सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद पैल्पेशन करेंगे, उसके बाद परक्यूशन करेंगे और एस्कल्टेशन लास्ट में किया जाएगा। इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण करना, सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, उसके बाद होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन मीन्स होता है थोड़ा सा हाथ से दबा करके, पैल्पेट करके, स्पर्श करके उसको देखना। तीसरा जो परक्यूशन होता है, इसका मतलब है हाथ से प्रेशर देना है, थपथपाना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद एस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना या श्रवण करना। तो ये इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले इंस्पेक्शन आएगा, पैल्पेशन आएगा, परक्यूशन आएगा और एस्कल्टेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स पेशेंट्स इनएबिलिटी टू वॉइड इवन दो द किडनीज आर प्रोड्यूसिंग यूरिन दैट एंटर्स द ब्लैडर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोगी की मूत्र त्याग करने में असमर्थता को दर्शाता है, यद्यपि किडनीज यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो जो मूत्राशय में प्रवेश करता है? तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एक रोगी में, एक पेशेंट में यूरिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, जबकि प्रोडक्शन होने के बाद वो ब्लैडर में भी जा रहा है यूरिन, लेकिन पेशेंट अपने ब्लैडर को खाली करने में असमर्थ है, वो यूरिन नहीं कर पा रहा है, वो टॉयलेट नहीं जा पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अर्जेंसी, बी रिटेंशन, सी ओलिगोरिया एंड डी डायसूरिया। देखिए, जब कोई पेशेंट अपने जो यूरिन प्रोडक्शन को, अपने ब्लैडर को खाली करने में असमर्थ होता है तो इसको बोला जाता है यूरिनरी रिटेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये समझते हैं। तो इसमें जैसा कि दिया गया है, यूरिनरी रिटेंशन इज ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू एम्प्टी देयर ब्लैडर कंप्लीटली।
जब कोई पर्सन अपना ब्लैडर मींस यूरिनरी ब्लैडर को कंप्लीटली खाली नहीं कर पाता है, एम्प्टी नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। इट कैन बी एक्यूट, डेवलपिंग सडनली और क्रोनिक। एक्यूट भी होता है क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये सडनली हो जाए, और क्रोनिक भी हो सकता है, अकरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत बहुत समय पहले से भी ये हो सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। इसके जो सिम्टम है, इनेबिलिटी टू यूरिनेट, बी फीलिंग द नीड टू यूरिनेट राइट अवे, यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली बट इन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि टॉयलेट तो व्यक्ति जाएगा, यूरिन तो करेगा, लेकिन बहुत कम कम मात्रा में करेगा, तो जिससे कि उसको ये लगेगा कि अभी हमें और यूरिन करना है। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है ये क्यों होती है, आगे और समझते हैं। इसमें क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम पहले तो हुई क्यों, तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पर हेल्दी यूरिनरी ब्लैडर है, तो जो कि इतना हुआ भरा हुआ है, जबकि ये पूरा भरा हुआ है ब्लैडर है, तो ये क्या है, यूरिनरी रिटेंशन का एग्जाम्पल है। अब इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा। तो पहला तो हो सकता है कि जो मूत्र मार्ग है उसमें कोई रुकावट आ जाए, जैसे कि कभी कभी किसी को पथरी हो जाती है, उससे भी ये हो सकता है। प्रोस्टेट के कारण हो सकता है कि प्रोस्टेट बढ़ गई है किसी की। मूत्राशय का फूलना या ढीला होना, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ढीली हो जाए या वो फूल जाए, तो इससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी में पथरी के कारण भी होता है, ट्यूमर के कारण, इन्फेक्शन के कारण और सूजन के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके कारण है, कई कारण ये यूरिनरी रिटेंशन का कारण बनते हैं। सो दैट इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति, एक पेशेंट है जो कि अपने ब्लैडर को खाली करने में असमर्थ है, तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।